गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 71 जो आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास की रिवीजन है। इसमें पहले दे रखे 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर नोट लिखिए। इसका आंसर है, वैसे तो बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हैं ओके, पर्यावरण में वो उपलब्ध वो सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। लेकिन हमारी बुक के अनुसार इसका आंसर है पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हमारी आवश्यकताएं पूरा करने में किया जा सकता है तथा उन वस्तुओं के बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है और साथ ही आर्थिक रूप से संभाव्य है कि उनका कोई उनकी वैल्यू है, मतलब इतने पैसे में हमें मिल जाती हैं जो कि जितने में हम खरीद सकें। साथ ही आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, और संस्कृति इसको मान्यता देती है तो वो एक संसाधन है। पर्यावरण में जो जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं और जो मनुष्य की या हम मनुष्य हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने में जो वस्तुएं काम में आती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। और उन वस्तुओं को बनाने की भी कोई तकनीक है, जो वस्तुएं हमारी जरूरतें पूरी करती हैं उनको बनाने के लिए कोई तकनीक है और आर्थिक रूप से संभाव्य है कि उसकी उनकी कीमत इतनी इतनी को है कि जिसमें हम जिसको खरीद सकें। और उन वस्तुएं जो वस्तुएं हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं और संसाधन कहलाती हैं और उनकी कीमत मतलब ऐसी रखी गई है या ऐसी है कि हर मनुष्य उसको खरीद सकता है। और सांस्कृतिक रूप से माने हर संस्कृति सांस्कृतिक रूप से हर संस्कृति ने इसको मान्यता दी है और उसको हम संसाधन कहते हैं। जो चीजें हर चीज को तो हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हमारा जो हमें अच्छे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते, बाकी लोग करते हैं। तो जो चीज़ें वो आपके लिए चीज़ संसाधन है, जो जिस संस्कृति से आप बिलोंग करते हो, अगर वो संस्कृति आपको उसको उस चीज़ को मान्यता देती है कि आपकी संस्कृति के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ संसाधन नहीं होती। अलग अलग वस्तुओं के लिए वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जो लोगों की मनुष्य की जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन हर मनुष्य की जरूरत अलग अलग होती है और उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए हर मनुष्य के अनुसार संसाधन बदल जाता है। तो इसकी ये आपकी बुक के अनुसार डिफाइन है कि आर्थिक रूप से भी संभाव्य होती है कि हर एक बंदा इतनी की उसकी कीमत होती है कि हर बंदा उसको खरीद सकता है, अप्रोच कर सकता है उस वस्तु को, और उसकी संस्कृति उस वस्तु का इस्तेमाल करने की उसको इजाज़त देती है, तो वो चीज़ उसको व्यक्ति के लिए संसाधन बन जाती है, मतलब वो उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। अब हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के प्रकार, पहला क्या है, मुख्य रूप से हम के दो संसाधनों को दो हिस्सों में बांटते हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल मिट्टी हवा वगैरह, और मानव निर्मित संसाधन कौन से, कार भवन और घर भी बनाए मनुष्य ने बनाए हैं। कार भवन बैलगाड़ी वगैरह जो भी मनुष्य ने बनाई है, तो ये क्या है, मानव निर्मित। पहले तो हम दो मुख्य भाग कौन से, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं हमें एज इट इज उनका इस्तेमाल करते हैं, जल मिट्टी हवा पानी जो भी है। और दूसरा है मानव निर्मित जो मानव ने खुद मनुष्य ने बनाए हैं, जैसे घर है कार है भवन है और बैलगाड़ी है। और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर भी होता है वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर जैव, इनको इंग्लिश में हम बायोटिक कहते हैं। जैव वो वस्तुएं, उत्पत्ति मतलब जिनकी उत्पत्ति होती है, वो बढ़ती फूलती भी हैं, सांस लेती हैं, वो सारी वस्तुएं जैव वस्तुएं कहलाती हैं। संजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि। अजैव जिसको अबायोटिक भी कहते हैं, मतलब जो सांस नहीं लेती बढ़ती फूलती नहीं है, वो सारी वस्तुएं अजैव वस्तुएं कहलाती हैं। पहाड़ धातु खनिज गाड़ी और भवन आदि। और समाप्यता के आधार पर
समाप्ति के आधार पर मतलब वो संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक वो संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। जैसे पेड़ पौधे, एक बार कोई पेड़ पौधा नष्ट हो गया तो उसके बीज के द्वारा हम उसको दोबारा जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी भी दोबारा उपजाऊ हो सकती है। सौर ऊर्जा को भी हम रोज सूर्य उगता है तो दोबारा वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज धूप ली तो कल नहीं ले पाएंगे। तो हम जिन चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उन जिनको बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। जैसे उसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम आदि। आज स्वामित्व के आधार पर इसकी मैंने डिटेल नहीं दी। व्यक्तिगत वो संसाधन होते हैं जिनका किसी व्यक्ति विशेष का जिसके ऊपर अधिकार होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कोई किसी समुदाय का, जैसे आपने टीवी पे देखा है वो उसमें गड़ा की फैमिली रहती है जहाँ पे उल्टा चश्मा में देखते हो, वहाँ पे एक पूरा समुदाय रहता है, उनकी पानी की टंकी भी सेम है। तो जब कुछ वस्तुओं के ऊपर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों के ऊपर पूरे देश का स्वामित्व होता है उसको राष्ट्रीय, और जिसके ऊपर पूरी दुनिया का वो संसार का वो होता है स्वामित्व होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार, संचित कोष, तो जो विकसित हो चुके हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो विकसित उसमें आ जाते हैं, संसाधन विकसित भंडार में आ जाते हैं। संभावी जिनका हम फ्यूचर में मतलब है पता है कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को पहुंचने तक हमारे पास वो तकनीक नहीं है तो वो संभावी मतलब, लेकिन अगर जब तकनीक आ जाएगी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे तो वो संभावी संसाधन हो जाएंगे। संचित कोष एक तो विकसित हो रहे हैं, विकसित भंडारा जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, एक जिसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जो है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडार है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। संचित कोष ये आप पढ़ लेना ढंग से। संभावी विकसित भंडार संचय ये हमारे उन संसाधनों की बात होती है जो तो कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास है तो हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने की हमारे पास तकनीक है। कुछ ऐसे हैं कि मतलब हमारे पास हमें पता है जिन संसाधनों का पता होता है वो कितनी क्वांटिटी में है और कितने टाइम के लिए चलेंगे, वो हमारे विकसित भंडार होते हैं। संचित और जो विकसित है इनकी थोड़ी सी मिलती जुलती डिफाइन है, एक बार आप बुक में से पढ़ लेना। ये विकास के स्तर पर इसके तीन ही होते हैं, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। लेकिन एक बार बुक में से इनका अर्थ जरूर आप ढंग से पढ़ लेना। अगर मैं यहाँ पे उनका अर्थ देती थी तो ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा हो जाता आपका। तो मृदा निर्माण में कौन, अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं स्पष्ट कीजिए। मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं स्पष्ट कीजिए। मृदा के निर्माण में उसकी उर्वरता के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहला कार्य है शेल, जिसको हम चट्टान भी कहते हैं, जिससे आप जिसको रॉक्स बोलते हो इंग्लिश में। पहला शेल जिसको चट्टाने भी कहते हैं, इंग्लिश में रॉक भी कहते हैं, शेल है जिससे मृदा के लिए उच्च उच्च सामग्री मिलती है। चट्टानों से जब चट्टानें खुद जाती हैं मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती हैं और फिर बारीक होती जाती हैं तो उसी से मृदा बनती है, मिट्टी बनती है। दूसरा प्रमुख कारक है पहले शेल, जिनको चट्टाने भी कहते हैं और रॉक्स भी कहते हैं। उससे हमें जब वो टूटती हैं, बारीक हिस्सों में बढ़ती जाती हैं, बारीक महीन बनती जाती हैं तो वो हमारी मृदा को बनाती हैं। दूसरा प्रमुख कारक जलवायु है जो उन शैलों को एक लंबी अवधि में छोटे छोटे टुकड़ों और कणों में बदल देता है। एक हमारा क्लाइमेट है जो कि चट्टानों को लंबे समय में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे। कई बार आंधी आती है
तूफान आते हैं तो वो चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, कणों में बदल देता है, बारीक कणों में, जिससे मिट्टी बन जाती है। तीसरा कारण है पेड़ पौधे जो शैलों को में घुसकर, यानी कि चट्टानों में या रॉक्स में घुसकर अपनी जड़ों से उन्हें तोड़ देते हैं। अब जो वृक्ष है वो तो उनकी जड़ें तो लंबी नीचे तक फैल जाती हैं, तो नीचे फैलने से क्या हो जाता है, तो वो चट्टान टूट जाती है। वैसे तो टूटे ना, जब वहाँ जड़ अपना स्थान बना लेती है तो उससे वो चट्टान टूट जाती है, फिर बारीक बारीक हिस्सों में महीन होती जाती है और मिट्टी बन जाती है। चौथा है पशु भी निरंतर अपने चरने की क्रिया से इन शैलों में अनेक परिवर्तन ला देते हैं। जो पशु चरते हैं उनके चरने से भी जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं या किसी तरीके का परिवर्तन ला देते हैं जानवर भी। पांचवी, ऊंचाई निरंतर होने वाली वर्षा भी इन शैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़ फोड़ का कार्य करती है। पांचवी ऊंचाई होता है, ऊंचाई से भी जब बारिश होती है तो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि ऊपर से जो चट्टानें होती है उसके हिस्से टूटे हुए पानी के साथ, जब बारिश के पानी के साथ नीचे आते हैं तो महीन कण बन जाते हैं मिट्टी के। तो पांचवी ऊंचाई और निरंतर होने वाली जो लगातार जो बारिश होती है उसके कारण भी वर्षा भी इन शैलों को, चट्टानों को, रॉक्स के छिद्रों में घुसकर उनको तोड़ देती है। चट्टानों के टूटने और फिर बारीक हिस्सों में बंटने से मिट्टी बनती है। छठे अंत में एक लंबे समय तक उपरोक्त अनेक कारकों के क्रियाशील रहने पर इन शैलों के कणों में निरंतर अंतर आता जाता है और धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता रहता है। ये आसान है बच्चों, वैसे तो आप और भी जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन ये जो वो है पॉइंट्स हैं जो आसान है भी। पशुओं के कारण टूट जाती है, बारिश के कारण टूट जाती है, मौसम के कारण भी, जलवायु के कारण भी टूटती हैं। ये रॉक्स रॉक्स होती है, रॉक्स के टूटने से मिट्टी बनती है। जलवायु भी उसको लंबे समय अवधि में तोड़ देती है। आंधी आई, तेज आंधी आई, तूफान आया, रॉक्स टूट के बारीक हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पेड़ पौधे भी जब अपनी जड़ों को आगे फैलाते हुए बढ़ते हैं तो वो भी चट्टानों को तोड़कर बारीक हिस्सों में बांट के मिट्टी बनाते हैं। पशु भी ऐसे ही करते हैं, पशु जब चरते हैं वो भी जो रॉक्स या शैलों में परिवर्तन ला देते हैं। और पांचवा, ऊंचाई से जब चट्टान बारिश लगातार बारिश होती है तो वो भी चट्टान को बारीक कणों में बदल देती है और इस तरीके से मिट्टी बनती है। छठे अंत में एक लंबे समय तक उपरोक्त अनेक कारकों के क्रियाशील रहने पर इन शैलों के कणों में निरंतर अंतर आता, मतलब ये जो ऊपर सारे हमने 4-5 कारक पढ़े, पौधे पढ़े, पशु पढ़े हैं, बारिश पड़ी है, तो ये चीजें क्या करती हैं, चट्टानों को बारीक महीन बना देती हैं जो मिट्टी बन जाती हैं और धीरे धीरे मृदा का निर्माण हो जाता है, मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा है, उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। संसाधनों के अति उपयोग के कारण हम देखते हैं कि जो जैसे लोग है पानी का जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम जो भी हमारे पास संसाधन है, चाहे जल है, चाहे भूमि है, चाहे कुछ भी है, अगर हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसके ज़्यादा उपयोग के कारण हमें समस्याएं आती हैं, प्रदूषण भी फैलता है। तो आंसर देखते हैं, मैंने गलती से वो कर दिया 5, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पहली समस्या क्या होती है, अगर हम संसाधनों को ज़्यादा, इससे पहली समस्या तो यह पैदा हो जाएगी कि हमारे संसाधन जल्दी समाप्त होते चले जाएंगे और हमारे आगे आने वाली पुश्तों के लिए, पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। पहली समस्या तो यही है कि अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे संसाधनों का तो वो क्या होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन नहीं बचेंगे जिनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है और जिनका इस्तेमाल हम भी करने हैं। दूसरी समस्या ये हो जाएगी कि अपने लालच के कारण समाज के कुछ वर्ग इन संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अगर अगर नहीं रोका गया इस संसाधनों के ज़्यादा उपयोग करने से, तो कुछ जो लालची लोग हैं वो इनके ऊपर अपना ज़्यादा वो कर लेंगे, प्रभुत्व जमा लेंगे, और कुछ लोग समाज के इन
जिनके ऊपर अमीर लोग अपना प्रभुत्व जमाएंगे, उनके उपयोग से वंचित रह जाएंगे, उनका प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे, और इस तरीके से समाज दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, अमीर और गरीब, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन लोगों में बढ़ जाएगा। अगर संसाधनों के अति उपयोग को नहीं रोका गया तो कुछ लालची लोग संसाधनों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेंगे, और कुछ लोग उन संसाधनों को फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण समाज संसाधन संपन्न यानी कि अमीर और संसाधनहीन गरीब लोगों में बंटकर रह जाएगा। तीसरा पॉइंट है, संसाधनों के अति प्रयोग से कई वैश्विक संकट पैदा हो गए हैं। आप लोग, मैंने उनको एक ही पॉइंट में लिख दिया, लेकिन आपका अगर 5 मार्क्स का आएगा तो बच्चों आप उनको अगला कर देना। संसाधनों के अति प्रयोग से पूरे विश्व में कौन सा संकट आएगा? पर्यावरण, पूरे विश्व का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसको आप 3 नंबर में डाल देना। और उससे क्या होगा? भूमि का भी निम्नीकरण होगा, भूमि प्रदूषण होगा। इसको आप 4 में डाल देना, 4 पॉइंट। भूमंडलीय तापीकरण, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर अति प्रयोग करेंगे, ज़्यादा संसाधन पानी का, भूमि का हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग की जगह हमारी पृथ्वी गर्म हो जाएगी और ओजोन परत गायब होते जाना। और ये 5वां पॉइंट हो जाता है, ज़्यादा अति करने से, संसाधनों का उपयोग करने से ओजोन परत में छेद हो गया है। ये केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से अमेरिका ने ज़्यादा किया है केमिकल्स का इस्तेमाल, जिसके कारण हमारी जो ओजोन परत जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है वो भी खत्म होती जा रही है। ये सभी चीज़ें मानव के विनाश का कारण बन सकती हैं। अगर हम संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे हमें क्या होगा? हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, हमारी भूमि का जो उपजाऊपन है वो कम होते जाएगा, और हमारी पृथ्वी जिस पे ऊपर रहते हैं जो आग का गोला बन जाएगी, दोबारा से गर्म हो जाएगी, और ओजोन परत गायब हो जाएगी, जिसके कारण हम सूर्य की डायरेक्ट किरणों से बच पा रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो ये हो जाएगा कि हमारी आने वाली पुश्तों के लिए नहीं बचेगा अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल। उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति प्रयोग से होती हैं। ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेंगे। नंबर 2, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हम ज़्यादा ताकतवर लोग हैं वो ज़्यादा संसाधनों पे कब्जा कर लेंगे, और कुछ लोग उन संसाधनों के प्रयोग से वंचित रह जाएंगे। इस तरीके से अमीर और गरीब में समाज बंट जाएगा। तीसरा, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, भूमि निम्नीकरण होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें मानव को विनाश की तरफ ले जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राजकीय या राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते। कथन की व्याख्या उदाहरणों से कीजिए। तो चौथा है पर्यावरणीय क्षति, मतलब जब हम जिस भी एरिया के लोग संसाधनों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये अगर ऐसा नहीं होगा कि वो किसी क्षेत्र के लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी क्षेत्र को ही मतलब उसका नुकसान पहुंचेगा, नहीं, ये उसके आसपास के क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाएगा। संसाधनों के उपयोग के कारण पर्यावरणीय क्षति होती है। अगर संसाधनों का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो संसाधनों के ज़्यादा उपयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। आपको पता, पोल्यूशन फैल जाता है, ओजोन लेयर वो हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर हम संसाधनों का अति उपयोग लिख लेना। अब अति उपयोग, संसाधनों के अति उपयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है, गंभीर परिणाम निकलते हैं। संसाधनों के अति उपयोग का ही परिणाम प्रदूषण है। जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी का, भूमि का, जब किसी और चीज़ का, तो उससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण किसी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान, जब प्रदूषण, जैसे हम देखते हैं कि पंजाब के लोग पराली साड़ते हैं तो उसका जो प्रदूषण है वो दिल्ली के लोगों को भी सहन करना पड़ता है। तो इस तरीके से
ये नहीं है कि जिस एरिया के लोगों ने संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो उससे होने वाला जो प्रदूषण है उन उसी एरिया के लोगों को ही तंग नहीं करेगा, उन लोगों को भी तंग करेगा जिन्होंने ये काम नहीं किया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो पर्यावरणीय नुकसान संसाधनों के अति उपयोग के कारण जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है वो वो राष्ट्र या राज्यों की सीमाएं नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक क्षेत्र के लोग संसाधनों का अति उपयोग कर रहे हैं और उस क्षेत्र के संसाधनों का अति उपयोग होने के कारण केवल उसी क्षेत्र में ही प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उस प्रदूषण का सामना उसके आसपास के क्षेत्रों को भी सहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो कर रहे हैं अति उपयोग वो ही सहन करेंगे, जिन्होंने नहीं अति उपयोग किया उनको भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। जैसे कि पंजाब में किसान पराली जलाते हैं तो उसका असर पंजाब के साथ साथ दिल्ली के वातावरण पर भी पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। इसलिए सभी लोगों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से पहले यह सोचना चाहिए कि अगर मैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाऊंगा तो उसका नुकसान केवल मुझे ही नहीं बाकी लोगों को भी होगा। अगला क्वेश्चन है भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। आपको ऊपर पता चल गया होगा कि पर्यावरण को जो अति संसाधनों का उपयोग करते हैं उनको ही पर्यावरण का जो मतलब जो अति संसाधनों का अति उपयोग करेंगे वहां तो आएगी पर्यावरण की जो प्रदूषण की प्रॉब्लम, तो वो खुद तो झेलेगा ही और दूसरों को भी मुसीबत में डालता है। अगर कोई व्यक्ति संसाधनों का अति उपयोग करता है तो वो खुद अकेला मुसीबत में नहीं डालता, वो दूसरों को भी मुसीबत में डालता है। इसलिए हमें संसाधनों का पूरा ध्यानपूर्वक और प्लानिंग के द्वारा इस्तेमाल करना चाहिए। अगला हम पढ़ते हैं भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। भू संरक्षण का मतलब क्या कि हम जो भूमि है, हमारी बहुत सारी भूमि है वो वो प्रदूषित हो चुकी है, उनका निम्नीकरण हो चुका है, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी है। तो उस निम्नीकरण को हम कैसे वो कर सकते हैं, भूमि की जो भूमि निम्नीकृत हो गई है उसको हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, दोबारा से उपजाऊ कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं कितनी भूमि हमारे इंडिया में निम्नीकृत है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है जो उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 28% भूमि वो है जो वनों के कारण निम्नीकृत पड़ी है और 56% क्षेत्र जलापर्दित है। 56% भारत की लैंड का हिस्सा वो है जहाँ पर ज्यादा जल होने के कारण फसलें नई ढंग से उग पाती है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। और बाकी जो है वो क्षेत्र वहाँ पे लवणीय और क्षारीय का मतलब नमक जैसे गुण आ गए हैं जमीन के अंदर। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन नियमी भूमि के निम्न करने में भूमि और कौन से और भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं मानव की जिसने भूमि को निम्नीकृत किया है कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति के, जैसे वनों को काटने से, ज्यादा पशु चराने से और खानों में से खनिज निकालने के लिए जो खनन हुआ, खोदी गई जमीन, उसके कारण भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो उस निम्नीकरण को से बचाने के लिए क्या क्या कैसे बचाया जा सकता है भूमि को। तो सबसे पहले वनारोपण और वनों के कटने के कारण निम्नलिखित हुई, अगर हम वन लगा दें तो हमारी भूमि दोबारा से उपजाऊ से होगी। और जो चरागाह जहाँ पर पशु चरते हैं, अगर उनको पशुओं को चराने के लिए उतना ही चराया जाए जितने से मतलब वहाँ थोड़ा सा फिर दोबारा पौधे उग सकें। चरागाहों का प्रबंधन कर और दोबारा वनों को पैदा करके लगाकर, वनों के पौधे दोबारा लगाकर और चरागाहों का उचित प्रबंधन करके हम भूमि को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। और पेड़ों की रक्षक मेघरा, और जिस एरिया में ज़्यादा मिट्टी उड़ती हो, आंधी आने से
मिट्टी वगैरह उड़ जाती हो, तो वहाँ पर वो लगा सकते हैं। हम खेतों के इर्द गिर्द वृक्ष उगा सकते हैं चारों तरफ, ताकि अगर हवा आंधी आए तो मिट्टी उड़कर वहां से ना जा सके। इससे भी भूमि निम्नीकृत होने से बचाई जा सकती है। अति पशुओं को, मतलब हर एरिया में जो पशु चारने वाले हैं उनको ये समझाया जाए कि भी अगर कहीं से मतलब खत जो भी वो अपने पशुओं को चरवाते पौधे खिलाते हैं, अगर भाई वो अतिचार ना हो, इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि जो पशु चारण है उसके ऊपर भी नियंत्रण लगाया जाए। और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की, जैसे राजस्थान जैसे एरियो में रेत उड़ता रहता है, और रेत उड़ने के कारण वहाँ पे भूमि निम्नीकरण होता है। तो रेतीले एरिए में अगर पौधे नहीं लग सकते तो कांटेदार झाड़ियां लगाकर हम भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। हमारे जहाँ पे मैदान है वहाँ तो हम पेड़ों की रक्षक मेखला बना सकते हैं, और राजस्थान जैसे एरिया में कांटेदार झाड़ियां लगाकर रेत को उड़ने से रोक सकते हैं। बंजर भूमि के उचित, जो जो भूमि हमारी बंजर पड़ी है उसका उचित प्रबंधन करके, मैनेजमेंट करके भी हम भूमि को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। खनन नियंत्रण, और खनन के कारण जो कहीं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तो वहां से भूमि खोद ली जाती है। खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है उसको दोबारा नहीं भरा जाता। अगर खनन भी ध्यानपूर्वक करवाया जाए और कंट्रोल हो किसी का उसके ऊपर, तो भी भूमि को निम्नीकृत होने से रोका जा सकता है। औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके भूमि पर, अगर आपको पता है कि उद्योगों को जो गंदा वेस्टेज होती है वो भूमि पर डाल दी जाती है। अगर जो गंदा जल निकल रहा होता है उद्योगों से, अगर उसको साफ करके विसर्जित किया जाए तो भी भूमि को निम्नीकरण होने से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न के अपन है ये पढ़ते हैं, इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है। इसलिए भारत जैसे देश में यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। ये और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कह रहे विवेकपूर्ण संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। अगर हमने जो हमारे संसाधन है, आपको पता है कि संसाधनों का ज्यादा अति उपयोग करने से, ज्यादा उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो अगर हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे संसाधन है वो हमारी आने वाली पुश्तों के लिए बचे रहें, तो और अगर हम आने वाली पुश्तों के लिए भी बचाना चाहते हैं, और हम अमीर गरीब का फासला भी समाज में नहीं लाना चाहते, और इस मतलब इन चीज़ों समस्याओं से बचना चाहते हैं, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहते हैं, तो इनकी प्लानिंग करनी जरूरी है संसाधनों की। इसलिए भारत जैसे देश में यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। ये और भी हमारा जो भारत है, कहीं तो भारत के कुछ क्षेत्र तो ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन पाए जाते हैं, कुछ संसाधन एरियाज ऐसे जहाँ बिल्कुल कम संसाधन पाए जाते हैं। तो ऐसे भारत की ऐसी स्थिति के कारण भारत में संसाधन नियोजन है जो वो और भी जरूरी हो जाता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, तो परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की, हमारे भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं जहाँ पर एक तरह के संसाधन तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, दूसरी तरीके के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। भारत में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर हर तरीके के संसाधन पाए जाते हैं, और वो क्षेत्र आत्मनिर्भर है संसाधनों की उपलब्धता में। और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। और भारत में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है।
उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले तो कोयला खनिज और झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो कोयला और खनिज है वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते, अरुणाचल में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की वहाँ पे कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है, वहाँ पे बहुत आत है, हवा तेज चलती है, सूर्य की रोशनी तेज मिल जाती है राजस्थान में। सौर ऊर्जा भी और पवन ऊर्जा के संसाधन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर राजस्थान में पानी की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल ये संस्कृति यहाँ की अच्छी है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है, शीत मारुस्थल है, लेकिन ये देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ गया है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। और वहाँ पे इसलिए वहाँ मारुस्थल है। मारुस्थल में जैसा राजस्थान गर्म मारुस्थल है, यहाँ पे भी पानी की कमी है, तो लद्दाख ठंडा मारुस्थल है, वहाँ भी पानी की कमी है। और जब पानी की कमी होती है तो वहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की वहाँ कमी पाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय और प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। जो संसाधन की जो रिसोर्स प्लानिंग है वो नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, और ये लोकल लेवल पर भी होनी चाहिए। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक है। आपको आंसर दिखा भी देती हूँ। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? एक तो सतत पोषणीय विकास हो, एक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होएगा तो ही तो हम सतत पोषणीय विकास यानी कि संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए तो हो ही हो, और हमारी आने वाली पुश्तों के लिए भी बचे रहें और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। इसलिए नियोजन, संसाधन नियोजन इसलिए जरूरी है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो और सतत पोषणीय विकास हो। लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लद्दाख आपको मैं पहले बता चुकी, शीत मारुस्थल है, ये प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, जहाँ जल की कमी होने के कारण आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी भी पाई जाती है। ये आप पढ़ लेना। ठंडा मारुस्थल है और यहाँ पे ये सांस्कृतिक विरासत का धनी है, यहाँ पे जल नहीं है तो बिल्डिंगें वगैरह नहीं बनेंगी, इसलिए आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की यहाँ कमी है। इसका तीसरा आधार स्रोत का क्वेश्चन है, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों एवं कोयले की प्रचुर भंडार उपलब्ध है? वो आपको मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जिले, जो भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ प्रदेश हैं, वहाँ पर कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इन्होंने पूछा कोयले और खनिजों के प्रचुर भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? वो आपको पता है, हमारे राजस्थान में जल की कमी है। और ये जहाँ तो हाँ, इसमें लद्दाख में भी एक और देखते हैं किस चीज़ की कमी है, जहाँ जल आधारभूत अवसंरचना से कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो इसका मतलब हम लद्दाख भी लिख सकते हैं इसमें। राजस्थान में भी इन्होंने पानी की कमी कहा। ये देखो, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की, लेकिन जल संसाधनों की कमी है, तो राजस्थान में भी जल की कमी है, और हम इसमें भी कह सकते हैं, दोनों में। भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? राजस्थान में भी, और वो भी लिख सकते हैं हम, लद्दाख भी लिख सकते हैं साथ में। लद्दाख में भी नीचे बोला गया है कि जल संसाधनों की कमी है, लेकिन राजस्थान में ज्यादा पानी की कमी है। वही जगह वो रहती है, मतलब मारुस्थल वही कहलाता है
जहाँ पर पानी की कमी हो, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो। तो बच्चों आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी, वैसे आपने ये चैप्टर रीड कर रखा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू बच्चों।